हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं स्टोक्स लॉ। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्टोक्स लॉ, दिस इज अ लॉ गिवन बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट जी स्टोक्स इन द ईयर ऑफ 1843। और ये किसके बारे में है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोई है जिसका रेडियस अगर आर मान लिया और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v किसी फ्लूइड से जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है ना, तो वो विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये कहलाता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये किसके लिए है? तो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्लूइड में जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो विस्कस फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेगा, कौन? वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब एज सच तो इसका डेरिवेशन वगैरह एनसीईआरटी तो बोल रही है नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, अगर डेरिवेशन देखना है तो, है ना, चलिए देख ही लेते हैं। तो डेरिवेशन इसका एक्चुअली करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से इस फार्मूले को डिराइव किया जा सकता है ना। तो कंसीडर किया अपन ने कि कोई स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस है r। ठीक है, स्फीयर जिसका रेडियस r है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका ईटा है। ठीक है, ये तो बोला ही था अभी। और वेलोसिटी ऑफ जो स्फेरिकल बॉडी है दैट इज v। ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पहले ही बोला मैंने, डायमेंशनल एनालिसिस से इसको अपने को यूज करके फार्मूला को डिराइव करना है ना। तो स्टोक ने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई स्लोली मूविंग स्मॉल स्फीयर, है ना, जब मूव करेगा थ्रू अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विस्कस फोर्स F, एंड दैट फोर्स मे डिपेंड ऑन, ये जो फोर्स है मे डिपेंड नहीं, एक्चुअली डिपेंड करता है, ऐसा उन्होंने कहा, डिपेंड करता है ईटा पर, आर पर और वी पर। ठीक है, तो हम लोग एक लेसन ऐसा मान लेते हैं कि F ये डिपेंड करता है r टू द पावर मान लें x पर। ठीक है, ईटा टू द पावर y पर एंड v टू द पावर z पर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली कि F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं कि r टू द पावर x, ईटा टू द पावर y एंड v टू द पावर z। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 1, है ना। ऐसे निकालते थे डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे निकालते थे? डिराइव करते हैं ना, एक यूज उसका वही है डायमेंशनल एनालिसिस का कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो विस्कस फोर्स इनफैक्ट तो ये है एक्सप्रेशन, लेकिन इसको अगर डिराइव करें डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि F डिपेंड करता है R पर, ईटा पर और V पर। तो R टू द पावर X पर डिपेंड कर रहा है, ईटा टू द पावर Y एंड V टू द पावर Z पर। तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट देंगे, देन लिखेंगे, माना कि वो कांस्टेंट K है ना। अब यहाँ ये X Y Z याद रखने वाली बात नहीं है। मान लो हम लोग लिखते हैं V टू द पावर X, ईटा टू द पावर क्या Z एंड R टू द पावर Y, तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा अपने को, है ना। यानी कहने का मतलब ये माना कि F जो है R टू द पावर X एंड ईटा टू द पावर Y एंड V टू द पावर Z,
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, या के, अब इसको लिखा तो f इजिकल टू दिस वेयर के इज डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक्स वाई जेड क्या है, ये अननोन इंडिसेस अननोन है, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके और अपने को फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा, इनफैक्ट f इज इक्वल टू के r टू द पावर x ईटा टू द पावर y एंड v टू द पावर z, ये लिखा था इक्वेशन 1, है ना। अब क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे हम लोग दोनों साइड का, है ना। दोनों चीजें f इजिकल टू दिस मच है, यानी दोनों साइड का जो डायमेंशन है एक्चुअली वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, एक्चुअली बोथ साइड्स का डायमेंशन सेम होगा। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। और के का तो कोई डायमेंशन नहीं होता कांस्टेंट का एज सच, है ना। आर का डायमेंशन क्या होगा, एक्चुअली आर का लेंथ का डायमेंशन होता है, तो लेंथ टू द पावर कितना हो गया एक्स, है ना। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एंड ईटा टू द पावर वाई है, एंड वी टू द पावर जेड है। वी क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1 दिस टू द पावर जेड, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो m पर कितना पावर हो गया, एक्चुअली m पर पावर कितना है देखो y, तो m टू द पावर y हो गया, है ना। और l पर कितना पावर है, l का देख लो, l टू द पावर x है, देन माइनस 1 इंटू वाई दैट इज माइनस y, एंड यहाँ पर l टू द पावर z, तो ये हो गया प्लस जेड, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो एल टू दी पावर कितना हो गया, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एंड टी टू दी पावर, अब टी पर पावर देखो, यहाँ है टी टू दी पावर माइनस 1 इंटू वाई, तो टी टू दी पावर माइनस वाई हो गया, और यहाँ माइनस 1 और जेड तो माइनस जेड हो गया, तो टी टू दी पावर माइनस वाई माइनस जेड, क्लियर। अब इक्वेट करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, यानी m पर जो पावर है वो क्या होगा, इस साइड y के पावर के बराबर होगा, दैट इज y इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1, है ना, l पर 1, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, l का इधर पावर है x माइनस वाई प्लस जेड, दैट इज 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और t का पावर LHS में है -2 और RHS में कितना है माइनस वाई माइनस जेड, दैट इज -2 इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, दैट इज y प्लस जेड इक्वल टू 2। इस तरह से अपने पास 3 मिल जाएंगे, है ना, इक्वेशन 3 अननोन है तो निकल जाएगा वैल्यू, है ना। तो इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, है ना, पावर्स इक्वेट करें तो इक्वेटिंग द पावर या जो इंडिसेस हैं, है ना, बोथ साइड इक्वेटिंग द पावर्स, है ना, बोथ साइड, m पर पावर 1 है LHS में और RHS में m पर पावर y है, तो y इक्वल टू 1 तो निकल गया एक वैल्यू, है ना, y इक्वल टू 1। फिर दूसरा क्या है, l टू द पावर 1 एंड 1 इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई प्लस जेड, यानी यहां से ये निकल गया कि x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। और तीसरा ये है t टू द पावर -2, तो -2 बराबर कितना होगा, RHS में t पर पावर है माइनस वाई माइनस जेड माइनस बोथ साइड्स कॉमन, तो y प्लस जेड बराबर 2 हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये अपने को 3 इक्वेशन मिल गए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग अपने को क्या मिल जाएगा, ठीक है, ऑन सॉल्विंग
ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। वाई तो पहले मिल चुका है, वाई इक्वल टू कितना है 1 है ना, और जेड इक्वल टू भी 1 आ जाएगा और एक्स इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू के, है ना। देन क्या था, देन था एफ इक्वल टू के आर टू द पावर एक्स, है ना, एंड ईटा टू द पावर वाई, है ना, एंड वी टू द पावर जेड, सबका 1 है, तो एफ इज इक्वल टू दिस मच निकल गया। ठीक है, तो ये निकल गया डायमेंशनल एनालिसिस से एफ इज इक्वल टू के ईटा आर वी आर ईटा वी। क्लियर। और डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक लिमिटेशन है कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन, तो के टर्म में होगा। और ये जो कांस्टेंट है ये स्मॉल स्फीयर के केस में दिस कांस्टेंट वाज नोन टू बी कितना 6 पाई, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 6 पाई ईटा आर वी, यार ईटा वी एक ही बात है ना, दिस। बट डायमेंशनल एनालिसिस से तो अपन यहाँ तक डिराइव कर सकते हैं, है ना, एफ इज इक्वल टू के ईटा आर वी, और के का वैल्यू निकाला गया। स्मॉल स्फीयर्स के लिए के का वैल्यू 6 पाई आएगा, इसलिए विस्कस फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक्चुअली हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट है इसमें, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कोई बॉल है मान लें लाइक दैट, ठीक है, और ये बॉल है ना, क्या है, कोई लिक्विड है उसमें, ये बॉल अगर इसको रख दिया तो ये बॉल धीरे धीरे लिक्विड के नीचे आएगा, कंटेनर में जो लिक्विड है उसके नीचे इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि जो स्टोक्स लॉ देखा हम लोगों ने एक्चुअली, दैट इज गिवन बाय विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्ट्रिक्टली जो लॉ है ये अप्लाई होता है उस फ्लूइड के लिए, है ना, जो कि फ्लूइड का जो एक्सटेंट है इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट एक्सटेंट का फ्लूइड है, यानी फ्लूइड इन्फिनाइटली लार्ज स्पेस में फैला हुआ है ना, उसके लिए एप्लीकेबल है स्ट्रिक्टली बोले तो। और स्फेरिकल बॉडी मूव कर रहा है ना, अगर कोई बॉडी जैसे स्फेरिकल बॉडी बहुत अगर तेजी से मूव कर रहा है ना, तो उसका जो मोशन है स्ट्रीम लाइन नहीं होगा, एसटीडी नहीं होगा, और अगर मोशन स्ट्रीम लाइन नहीं है तो ये जो लॉ है स्टोक्स लॉ ये होल्ड नहीं करता है ना। और स्फेरिकल बॉडी जो है उसको स्मूथ होना चाहिए एंड रिजिड होना चाहिए। ठीक है, जो स्फेरिकल बॉडी है वो स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, और लॉ अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही है, यानी जब उसका मूवमेंट स्ट्रीम लाइन नहीं है, एसटीडी नहीं है, तो वहाँ ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं एक कंसेप्ट की, दैट इज वो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, है ना, जैसे कि जब पैराशूट आता है, पैराशूट से, है ना, जब लैंड करता है कोई, तो पैराशूट एयर में शुरू में तो थोड़ी तेजी से नीचे गिरेगा, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है ना, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। उसी तरह जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं रेन में, तो वो भी कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। शुरू में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मान लो कोई फ्लूइड है, कंटेनर में लिया फ्लूइड वाटर लिया, उसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी को जब मूव कराएंगे, छोड़ देंगे, तो
वो धीरे धीरे नीचे आएगा। शुरू में तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर उस पर विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, है ना, और बायंट फोर्स भी लगेगा, जिसके कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। तो इस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लो कि कोई स्मॉल स्फीयर है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, सो दिस इज द स्फीयर। ठीक है, और ये रेस्ट से फॉल कर रहा है ना, एक लार्ज कॉलम में जिसमें कि विस्कस फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है, ये जो फिगर बताया, तो ये कोई कंटेनर है, इसमें विस्कस फ्लूइड है, इस फ्लूइड से ये फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से। तो अब इस पर फोर्स कितने लगेंगे, ये स्फीयर है, इस पर वेरियस फोर्स कौन कौन से लगेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर, है ना, कितने फोर्स लगेंगे ये देखना है। ठीक है, एक तो वेट ऑफ द स्फीयर लगेगा, वो वेट W वेट लगेगा इसका, और ये किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है हमेशा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ जो फोर्स लगाएगी दैट इज वेट। तो जब कोई स्फेरिकल बॉडी फ्लूइड में मूव कर रही है तो इस पर एक फोर्स क्या लगा, वेट, तो एक फोर्स लगेगा वेट, है ना, वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, और ये वेट किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स अप थ्रस्ट लगेगा इस पर, अप थ्रस्ट, और ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में डुबोते हैं, पार्शियली और होली, है ना, आंशिक रूप से या पूरी तरह, तो उस बॉडी के वेट में एक एपरेंट लॉस होता है ना, एंड दैट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट सॉलिड, है ना। जैसे किसी सॉलिड को गिराया, जैसे ये स्फीयर है ना, तो ये स्फीयर जब पानी में आ रहा है ना, तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को डिस्प्लेस किया इसने, तभी तो ये वहां बैठ गया, है ना। तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और ये जो कितना वॉल्यूम होगा, जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा, है? तो उस डिस्प्लेस्ड जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ तो उसका वेट होगा कोई, तो उसके वेट के बराबर इस सॉलिड के वेट में कमी आएगी, है ना। क्यों कि अब थ्रस्ट लगता है इसके कारण, है ना, अब थ्रस्ट ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट, है ना। अब थ्रस्ट क्या लगता है, ये बराबर होता है एक्चुअली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। ये जो सॉलिड है, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड के वेट के बराबर अब थ्रस्ट लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, और तीसरा फोर्स यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक अब थ्रस्ट के कारण U, इसको U मान लें, और एक फोर्स लगेगा दैट इज विस्कस ड्रैग। अभी जो हम लोगों ने कहा विस्कस फोर्स लगता है ना, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, तो ये विस्कस फोर्स उस पर लगेगा, और ये भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज in a direction opposite to the motion of the solid नीचे की ओर आ रहा है, तो जो विस्कस फोर्स लगता है इसका अपोज करता है, और यह अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम लोग क्या लिखें, F लिख देते हैं, विस्कस फोर्स F। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, देख लो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, U प्लस F। U क्या था, अप थ्रस्ट, है ना। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो तीसरा जो फोर्स है वो क्या है, विस्कस फोर्स, और इसको हम लोगों ने F से रिप्रेजेंट किया, और अब थ्रस्ट को हमने U से रिप्रेजेंट किया, और वेट को हमने W से रिप्रेजेंट किया, है ना। ये थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग,
है ना। जब कोई सॉलिड फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, ये 3 फोर्स लग रहे हैं। वेट उसका डाउनवर्ड लग रहा है और अब थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। तो शुरू में क्या होगा, इनिशियली जो डाउनवर्ड फोर्स है W वो ग्रेटर देन U प्लस एफ होगा। शुरू में क्या होगा, जो वेट है इसका, किसका वेट, इस सॉलिड का, स्फेरिकल बॉडी का, ये स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है ये दोनों के सम अब थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स के सम से ज्यादा होगा इनिशियली, और स्फीयर एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि नेट फोर्स किधर हो गया, ये जब W हो गया, W इज ग्रेटर देन U प्लस एफ। कब, इनिशियली, शुरू में। जैसे ही इस सॉलिड को फ्लूइड के अंदर छोड़ा तो इनिशियली जो वेट है वो ज्यादा होगा U प्लस एफ से। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड वाला ज्यादा फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स किधर आया, नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा, और नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस पर लगेगा डाउनवर्ड, यानी ये एक्सेलरेट होगा स्फीयर डाउनवर्ड, नीचे की ओर, है ना। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी स्फीयर का इंक्रीज होगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली वो डिपेंड करने लगेगा विस्कस फोर्स पर, है ना। यानी उस केस में क्या होगा, एक्चुअली जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, नहीं, क्योंकि विस्कस फोर्स इज गिवन बाय, देखा था हम लोगों ने, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, 6 पाई ईटा आर वी, यानी विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और ये बात समझ में, बहुत सिंपल बात है। जैसे ही इसको डुबाया इसके अंदर तो शुरू में तो इसका वेट ज्यादा है, अब थ्रस्ट और फोर्स ये विस्कस फोर्स के सम से तो एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी यदि इंक्रीज हुई तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो विस्कस फोर्स है ये इंक्रीज होगा। विस्कस फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो जब ये F इंक्रीज होगा तो U प्लस एफ भी इंक्रीज होगा, है ना, U प्लस एफ इंक्रीज होगा, क्योंकि U तो उतना ही होगा। U किसके बराबर है, F थ्रस्ट, जितना कि ये सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड को ये सॉलिड डिस्प्लेस करेगा, और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का या फ्लूइड का जो वेट होगा, है ना, उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं। ये तो कांस्टेंट ही है, बट क्योंकि शुरू में नेट फोर्स नीचे है तो इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो U प्लस एफ बढ़ेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ की W बराबर U प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, W बराबर U प्लस एफ हो जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जबकि क्या कहा, फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स बढ़ेगा तो U प्लस एफ बढ़ेगा, और एक स्टेज आएगा जबकि W बराबर U प्लस एफ के हो जाएगा। U प्लस एफ किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, W डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स यदि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा उस पर, नेट फोर्स जो स्फेरिकल बॉडी पर लगेगा वो 0 हो जाएगा, है ना। इफ W बराबर दिस हो जाएगा देन नेट फोर्स जो लग रहा था स्फीयर पर वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब है अब जो बॉडी मूव करेगा डाउनवर्ड, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आई, आ गई होगी, है ना।
वेट डाउनवर्ड है, शुरू में वेट ज़्यादा है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ा, विस्कस फोर्स बढ़ा तो u प्लस एफ बढ़ा। इवेंचुअली एक स्टेज आएगा जहाँ वेट बराबर हो जाएगा u प्लस एफ के, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा टोटल अपवर्ड फोर्स के। तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे वो जीरो हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नेट फोर्स जीरो मतलब नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है, फिजिकल टू एम है ना। फोर्स नेट फोर्स जीरो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा, है ना। तो उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो मान लिया अपन ने वो फिगर दिख ही रहा है अपने को, चलिए क्या है, ये फिगर है ना। तो इसमें मान लेते हैं कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इसका रेडियस मान लिया हम लोगों ने क्या, आर, ठीक है। और जो डेंसिटी है, एक्चुअली डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर, इसकी जो डेंसिटी है ये मान लेते हैं रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, सॉलिड की डेंसिटी है। सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की है। ये जो फ्लूइड है जिसमें ये सॉलिड मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी मान लिया सिग्मा, एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो इतनी चीज हम लोगों ने मान ली अगर, तो अब आगे देखिए क्या होता है एक्चुअली, है ना। क्या कहा बोलेंगे कि उस सॉलिड का मान लिया, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है वो मान लिया रो, और जिस फ्लूइड में, जिस लिक्विड में वो फॉल कर रहा है उसका मान लिया डेंसिटी सिग्मा, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लिया फ्लूइड या लिक्विड का ईटा। देन अब क्या होगा, W बराबर U प्लस एफ, ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू अपने को रखना है ना। तो एक्चुअली क्या है, W इज इक्वल टू U प्लस एफ, ये होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और W क्या होगा, नाउ W इज इक्वल टू, W एक्चुअली वेट ऑफ स्फीयर है, W बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है। वेट इज द फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण जो लगता है फोर्स, ठीक है। और ये मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, आर माना था ना रेडियस स्फीयर का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी, ठीक है। ये वेट हो गया, क्लियर। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये वेट का वैल्यू हो गया। अब थ्रस्ट यू का वैल्यू, अब थ्रस्ट क्या होता है, अभी बताया अपन ने, ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, जितना सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर, है ना। तो सॉलिड भी तो अपने, ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, एक्चुअली कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर, तो उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का ये वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम के बराबर वो डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम तो इतना होगा। और उस फ्लूइड का, उस लिक्विड का मास कितना होगा, तो डेंसिटी, और डेंसिटी हम लोगों ने माना है सिग्मा, है ना। डेंसिटी सिग्मा माना है उस फ्लूइड का, तो ये हो गया m, नाउ g, क्लियर। अब विस्कस फोर्स कितना लगेगा एट टर्मिनल वेलोसिटी v पर, विस्कस फोर्स 6 पाई, स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा आर, आर रेडियस था, एंड v, अब ये v क्या हो जाएगा vt, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। F इजिकल टू एट टर्मिनल वेलोसिटी F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, v को vt लिख दिया टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो W बराबर U प्लस एफ अब रखेंगे हम लोग, है ना। W कितना है, नाउ W इज इक्वल टू, अच्छा ये तो लिखा ही था W इज इक्वल टू U प्लस एफ, तो अब वैल्यू रख देना है। W बराबर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी,
और ये बराबर क्या होगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रखना है अपने को, है ना। और ये बराबर होगा यू कितना लिखा है 4/3 पाई r³ सिग्मा जी, ठीक है, प्लस प्लस विस्कस फोर्स ये 6 पाई η r⁵ टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। अब अपने को एक्सप्रेशन आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो vt बराबर आ जाएगा कितना 2/9 r² यहाँ कॉमन हो जाएगा, देन इट इज सिग्मा ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और अपॉन में आ जाएगा ईटा। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी vt बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अपने को एक्चुअली क्या बताता है, अगर इसका वेरिएशन देखें टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का किसके साथ, इधर वेलोसिटी है ना, और दिस साइड क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का वेरिएशन, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनल वेलोसिटी का ऐसा होगा, है ना। एक्चुअली इधर टाइम लिया हम लोगों ने, इधर क्या लिया, टाइम लिया। तो दिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम ले लें, दिस ये लिखा है ना सेकंड में टाइम है, ठीक है। तो इधर टाइम ले लिया और दिस साइड वेलोसिटी। तो शुरू में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो सॉलिड फ्लूइड के अंदर आ रहा है तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलेंगे क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, यही vt है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली अपने को क्या कहता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है स्फेरिकल बॉडी की, जब वो विस्कस फ्लूइड से फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कोई दिए हुए माध्यम फॉर ए गिवन मीडियम के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है लार्ज स्फीयर के लिए ज़्यादा होगा, स्मॉल स्फीयर के लिए कम होगा ऑफ द सेम मटेरियल, है ना। यदि ये रो और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो तो, है ना, क्या होगा, vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², यानी लार्जर यदि स्फीयर है, यदि मान लो 2 टाइम्स ज़्यादा रेडियस है किसी का, तो 4 टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, है ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है एक्चुअली क्या, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बिगर रेन ड्रॉप्स होते हैं उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है स्मॉलर वन से, है ना। रेन ड्रॉप्स अगर बिगर रेन ड्रॉप्स है तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, और जो स्मॉलर है उसका टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि रेडियस तो बिगर का ज़्यादा है। और टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ बॉडी एंड दिस, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो माइनस सिग्मा के, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड के, ठीक है। यदि डेंसिटी फ्लूइड का ज़्यादा हो तो क्या होगा, इफ यहाँ से देख सकते हैं इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, यदि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, रो माइनस सिग्मा निगेटिव हो जाएगा, दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव आ गई। निगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जो बॉडी नीचे फॉल करने की बजाय ऊपर जाएगी। ऐसा कहाँ होता है डे टू डे लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में बबल्स जो एयर का है वो ऊपर की ओर राइज होता है ना। वाटर में जो एयर बबल होता है ना, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर में जो एक्चुअली एयर बबल होता है वो किधर जाता है, ऊपर की ओर मूव करता है। क्यों, कि जो एयर बबल है इसके अंदर एयर है ना, एयर की डेंसिटी वाटर से कम होगी, एयर की डेंसिटी वाटर से कम हो गई, तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव, यानी नीचे जाने की बजाय एयर बबल किधर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है।
और टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, यानी फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी, है ना। और ये जो रो है, सिग्मा है, ईटा है, अगर ये सारे पता हो, रो सिग्मा ईटा, देन क्या होगा, इससे अपने को टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगा, है ना। और टर्मिनल वेलोसिटी को यदि मेजर कर लें, अगर अपने को रो सिग्मा ईटा पता है, टर्मिनल वेलोसिटी मेजर कर लें तो क्या निकल जाएगा, तो रेडियस जो स्फेरिकल पार्टिकल का है वो निकल जाएगा, है ना। एक्चुअली मिल्कन साहब ने इस टेक्निक का यूज किया था, है ना, क्या निकालने में, एक्चुअली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसको मेजर करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया था, मिल्कन वाइल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, ठीक है, एंड थैंक यू, गुड डे।